नमस्कार। सोचिए, एक फिल्म आती है, 1100 करोड़ रुपए कमाती है और देश का एक बड़ा हिस्सा इसे लेकर जश्न मनाता है। लेकिन समाज का ही एक दूसरा तबका इसकी जबरदस्त आलोचना करता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम धुरंधर नाम की एक फिक्शनल ब्लॉकबस्टर फिल्म पर की गई एक बहुत ही दिलचस्प कमेंट्री को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये कमेंट्री अपने तर्क कैसे रखती है और फिल्म की कामयाबी पर जो बहस छिड़ी है उसे ये कैसे एक नया एंगल देती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस कमेंट्री की शुरुआत ही एक जबरदस्त आंकड़े से होती है। 1100 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह फिल्म की बेहिसाब कामयाबी का एक सबूत है। और यही वो बुनियाद है जिस पर यह पूरी कमेंट्री अपनी दलीलें खड़ी करती है। तो हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। ये कमेंट्री धुरंधर के मामले में इस सवाल का जवाब आखिर देती कैसे है? ये कैसे समझाती है कि इतनी बड़ी हिट होने के बावजूद, या शायद इसीलिए, फिल्म को इतनी आलोचना का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो कमेंट्री की जो स्क्रिप्ट है वो फिल्म की सफलता पर दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस के बीच एक सीधी टक्कर दिखाती है। यही उसके पूरे तर्क का मेन पॉइंट है। यहाँ पर ना कमेंट्री एक बहुत ही क्लासिक हम बनाम वो वाली कहानी तैयार करती है। एक तरफ हैं आम दर्शक जो जश्न मना रहे हैं, जिनकी पसंद बॉक्स ऑफिस के नंबरों में साफ दिख रही है, और दूसरी तरफ है एक बौद्धिक तबका जो या तो एकदम चुप है या फिर फिल्म पर जिंगोइज्म और प्रोपेगेंडा जैसे लेबल लगा रहा है। ये एक जानबूझकर पैदा किया गया बंटवारा है ताकि कहानी में एक टकराव नजर आए। ये जो लाइन है ये उस बंटवारे को और भी गहरा कर देती है। आप ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ विचारों में मतभेद की बात नहीं हो रही है। मातम जैसा भारी शब्द इस्तेमाल करके कमेंट्री ये दिखाना चाहती है कि एक ग्रुप फिल्म की कामयाबी से सच में दुखी है। इससे ये पूरा टकराव और ज्यादा इमोशनल बन जाता है। तो कमेंट्री के हिसाब से इस नेगेटिव रिएक्शन की असली वजह क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कमेंट्री इसके लिए किसे किसे जिम्मेदार ठहराती है। अब कमेंट्री इस पूरी आलोचना को एक पर्सनल मोड़ देती है। इसका पहला निशाना है फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर। ये दलील दी जाती है कि आलोचकों से उनका टकराव पहले से ही रहा है। मतलब ये दिखाया जाता है कि ये आलोचना फिल्म के बारे में कम और डायरेक्टर के बारे में ज्यादा है। और अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए कमेंट्री उनकी पिछली फिल्म उरी का उदाहरण देती है। ये दावा करती है कि उरी की सफलता ने आलोचकों को ये महसूस करा दिया था कि वो जनता की राय पर अपनी पकड़ खो रहे हैं। इस तरह धुरंधर की आलोचना को एक तरह के बदले के तौर पर पेश किया जाता है। डायरेक्टर के बाद कमेंट्री का फोकस फिल्म की कहानी पर आता है। तर्क ये है कि फिल्म का जो सीधा सपाट अंदाज है ना, जिसमें दुश्मन का नाम साफ साफ लिया गया है, वो आलोचना की एक और बड़ी वजह है। कमेंट्री के मुताबिक आलोचकों को जो असली बात चुभ रही है वो है फिल्म का सीधापन। ये दावा किया जाता है कि फिल्म दुश्मन का नाम साफ साफ लेकर पाकिस्तान, आईएसआई, कराची और IC-814 हाईजैक और 26/11 जैसी घटनाओं का जिक्र करके उस नैरेटिव को तोड़ती है जिसमें कहा जाता है कि आतंक का कोई देश नहीं होता। और ये लाइन ये इस पूरे तर्क का सबसे अहम हिस्सा है। कमेंट्री का जो मुख्य दावा है वो यही है कि आलोचना फिल्म की कलाकारी में कमियों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि ये भारत को एक मजबूत देश के तौर पर दिखाती है। एक ऐसा सच जिसे कमेंट्री के अनुसार आलोचक पचा नहीं पा रहे हैं। अब कमेंट्री अपने तर्क के अगले लेवल पर जाती है, जो फिल्म क्रिटिसिज्म में मौजूद कथित दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स को उजागर करने पर फोकस करता है। ये जो टेबल है ये कमेंट्री का एक बहुत ही चालाक तर्क है। ये एक तरह से दो एक्सट्रीम ऑप्शन देती है। इसके हिसाब से जब फिल्में हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाती हैं या आतंकवादियों को इंसानी रूप में दिखाती हैं तो आलोचक उसे बड़ी बारीक और बहादुर कला बताते हैं। लेकिन जब कोई फिल्म देश की रक्षा करने वाले जासूस को दिखाती है तो उसे नफरत फैलाने वाली या आक्रामक बता दिया जाता है। ये तुलना सिर्फ इसलिए की गई है ताकि आलोचकों को पाखंडी दिखाया जा सके। ये एक बहुत ही जबरदस्त रिटोरिकल मूव है। आप समझिए, कमेंट्री क्या करती है कि वो भारतीय आलोचकों के विचारों को पाकिस्तान और खाड़ी देशों के सेंसर बोर्ड के बराबर रख देती है जहां फिल्म बैन कर दी गई थी। ये एक तरह से ये कहने की कोशिश है कि अगर उनकी राय एक जैसी है तो वो एक ही तरफ है। और इस लाइन के साथ कमेंट्री अपने दर्शकों के सामने एक बहुत ही सीधा और दमदार नतीजा रखती है। ये सीधे सीधे कहती है, अगर आप फिल्म की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये लोगों को दो गुटों में बांटने की एक बहुत ही असरदार रणनीति है। तो इस पूरे टकराव का, इस पूरी बहस का हल कैसे निकाला जाता है? अपने आखिरी हिस्से में ये कमेंट्री सीधे जनता की राय को ही आखिरी फैसला मान लेती है।
हम घूम फिरकर वापस उसी नंबर पर आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। लेकिन अब कमेंट्री इसे सिर्फ एक कमाई के आंकड़े के तौर पर नहीं, बल्कि एक पब्लिक वोटिंग के नतीजे के तौर पर पेश करती है। ये 1100 करोड़ रुपए जनता का आखिरी फैसला है जो किसी भी आलोचना को अपने आप खारिज कर देता है। ये लाइन दिखाती है कि कमेंट्री बॉक्स ऑफिस के नतीजों का इस्तेमाल अपने आलोचकों को पूरी तरह से गैर जरूरी साबित करने के लिए कैसे करती है। संदेश बिल्कुल साफ है, पैसा बोलता है और दर्शकों ने अपना फैसला सुना दिया है। और आखिर में कमेंट्री इस फिल्म की सफलता को एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक बना देती है। ये तर्क दिया जाता है कि दर्शक अब जाग गए हैं और उन्होंने एक नई तरह की कहानी को चुना है, एक ऐसी कहानी जो न्यू इंडिया की राष्ट्रवादी सोच से मेल खाती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी कला की कमर्शियल सफलता और उसकी आलोचना आपस में टकराती हैं, तो उस कला का असली मतलब कौन तय करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर या आलोचकों की राय, या फिर सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में होती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।